नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे व्यतिकरण के बारे में। तो देखिए, व्यतिकरण क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब दो समान आयाम व आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी एक बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती है। जैसे ये दो तरंगें हैं, अलग अलग सोर्स है S1 और S2, इनसे आ रही है, ये x1 x2 दूरी तय करके बिंदु P पर पहुँच रही है। यानी जब दो या दो से अधिक समान आयाम व आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ समपोषी होता है, और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। और यदि बात करें व्यतिकरण की परिभाषा की, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक समान आयाम व आवर्ती की तरंगें एक दिशा में संचरित होती है, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर तीव्रता का मान कुछ स्थानों पर अधिकतम होता है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को या तरंगों की इस घटना को किस नाम से जानते हैं? व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके गणितीय विश्लेषण की। तो देखिए, पहली जो स्रोत S1 है उससे आने वाली तरंग के लिए समीकरण जो है वो क्या है? E1 इक्वल E01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस φ1। और जो दूसरा स्रोत S2 है इससे आने वाली तरंग के लिए समीकरण है E2 इक्वल E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस φ2। ठीक है, यहाँ पर E01 और E02 जो है वो क्या है? आयाम है। E01 और E02 जो है वो किस को दर्शा रहे हैं? आयाम को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आयाम है। ओमेगा जो है वो कोणीय आवर्ती होती है। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं 2π एफ से या 2π/t से। ठीक है, ये क्या होती है? हमारे पास में कोणीय आवर्ती होती है। और k जो होता है वो क्या होता है? तरंग संचरण नियतांक होता है। इसका मान कितना होता है? 2π/λ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तरंग संचरण नियतांक होता है। इसका मान कितना होता है? 2π/λ होता है। और φ1 और φ2 जो है ये हमारे पास में क्या है? कलाएँ हैं। और φ2 माइनस φ1 क्या आ जाएगा? इनका कलांतर आ जाएगा। अब देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत से E किसके इक्वल होगा? E1 प्लस E2 के बराबर होगा। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी एक दिशा में संचरित हो रही हो, तो परिणामी तरंग जो आएगी वो उन अलग अलग तरंगों के जोड़ के बराबर आने वाली है। ठीक है, यदि वो सदिश राशियाँ हैं, अलग अलग दिशाओं से आ रही है, तो उनके सदिश योग के बराबर होगी। और यदि एक दिशा में संचरित हो रही है तो वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। यानी E जो है वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। और ये एक ही दिशा से आ रही है, इसलिए E क्या होगा? E1 प्लस E2 होगा। अब दोनों मान जो है समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। ये समीकरण 1 का मान है और ये समीकरण 2 का मान है। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? साइन A प्लस V का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस जो है ये यहाँ कॉमन आ जाएगा। अगर ये कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा KX1 माइनस का φ1। ठीक है, और ये बनेगा ओमेगा टी। ये क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस का KX1 माइनस φ1। यानी ये साइन A मान सकते हैं और ये माइनस का साइन B मान सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे? ओमेगा टी माइनस कॉमन आ जाएगा, KX2 माइनस का क्या बचेगा? φ2 बचेगी। यानी ये A हो जाएगा और ये दूसरा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? साइन A और यहाँ क्या आएगा? कोस B। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा कोस A और साइन B। यानी ये जो है ये क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कोस KX1 माइनस φ1 माइनस कोस ओमेगा टी साइन KX1 माइनस φ1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी लगाएंगे तो ये समीकरण जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में से साइन ओमेगा टी जो है वो कॉमन ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ रहा है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। यहाँ से साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा? E01 कोस KX1 माइनस φ1। और यहाँ क्या बचेगा? E02 कोस KX2 माइनस का φ2 बचेगा। और इसके बाद में आगे से माइनस कोस ओमेगा टी जो है वो कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कोस ओमेगा टी जो है वो कॉमन लेंगे तो इस समीकरण में देखिए ये रहा, ये माइनस कोस ओमेगा टी यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्या होगा? कॉमन आएगा, माइनस का के माइनस का कोस ओमेगा टी। तो ये माइनस का कोस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा? E01 और साइन KX1 माइनस का φ1। यहाँ क्या बचेगा? E02 और ये बचेगा आगे वाली टर्म साइन KX2 माइनस का φ2। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है ये किसके अंदर है? कोस के अंदर है। और ये जो टर्म है ये किसके अंदर है? साइन के अंदर है। ठीक है, ये कोस के अंदर है और ये क्या है? साइन के अंदर है। और इनके साथ में क्या लिखा गया है? इनका आयाम लिखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप लोगों ने 12th में सोल्व किए होंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि परिणामी आयाम जो आप लोगों ने ज्ञात किया है। तो मान लेते हैं कि इसकी जगह जो समीकरण आने वाली है उसका आयाम तो कितना है? A। और किसके अंदर है? ये कोस के अंदर है, तो इसकी जगह क्या मान लेते हैं? A कोस थीटा मान लेते हैं। इसी तरीके से इनकी जगह आयाम तो कितना मान लेते हैं? A मान लेते हैं। और जो ये आगे साइन में टर्म लिखी गई है इसकी जगह क्या मान लेते हैं? साइन थीटा मान लेते हैं। और ये मान जैसे ही हम लोग इस समीकरण में रखते हैं तो ये क्या बन जाती है? A साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस का कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, और ये
हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का फिर से। तो ये क्या जाता है, ई इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा बन जाता है। ये जो है ये इस बिंदु पी पर परिणामी तरंग का समीकरण है। बिंदु पी पर परिणामी तरंग का समीकरण क्या आ गया, ई ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा आ गया। ठीक है, ये परिणामी तरंग का समीकरण है और ये जो है वो यहाँ पर कलांतर आ जाएगा और ये जो है वो क्या है, यहाँ पर आयाम है। ये जो है वो परिणामी तरंग का क्या है, ये जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है और ये जो है समीकरण है किसकी, ये परिणामी तरंग की समीकरण है। अब अगर हम लोग आयाम और तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है, समीकरण 4 और 5 है, इनका वर्ग करके क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। इनका वर्ग करके जोड़ने पर इस प्रकार की समीकरण जो है हमारे पास में प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग किसका होगा, इसका होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉमन आने के बाद में ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इन दोनों का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इन दोनों का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे इसका वर्ग करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, E01 स्क्वायर कोस स्क्वायर KX1 माइनस का phi1 बनेगा और जैसे इसका वर्ग करोगे तो ये क्या बनेगा, E01 साइन KX1 माइनस का phi1 इसका स्क्वायर बनेगा। यानी ये दोनों टर्म जो है इनका थीटा समान है और वर्ग भी हो रहा है, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और जुड़ने पर बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा हमारे पास में E01। क्या बचेगा, E01। यहाँ पर फिर से इसका वर्ग होगा, यानी a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का थीटा क्या है, बिल्कुल समान है। E02 जो है वो यहाँ पर बच जाएगा, यानी E02 का वर्ग जो है यहाँ पर बच जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचता है, प्लस 2ab, यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा, 2 E01 E02 और ये दोनों टर्म जो है वो साथ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा 2 E01 E02 और ये साइन वाली टर्म जो है यहाँ पर साथ में आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये कोस वाली टर्म है और ये कौन सी टर्म है, साइन वाली टर्म है। और ये जो है वो दोनों में ही आ रहा है E01 E02, तो ये यहाँ पर साथ के साथ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 E01 2 E02 क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इस टर्म को तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर E01 E02 लिखा ही है और ये देखिए ये मैंने क्या लिख दिया है, E01 E02। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे कोस ए माइनस बी का, तो पीछे क्या बचेगा, कोस के x2 माइनस x1 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का phi2 माइनस phi1 बचेगा। ठीक है, ये टर्म जो है यहाँ पर बच जाएगी। देखिए इसे a मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। एक को a मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। b माइनस ए जो है आप लोग बाद में लिख लोगे, ये b माइनस ए यहाँ पर कर दोगे। तो जैसे b माइनस ए करोगे आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में कुछ ही आएगा, b माइनस ए कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये b है माइनस का phi2 और माइनस क्या करना है आपको, a करना है, तो ये क्या आएगा KX1 और प्लस का कितना आ जाएगा, phi1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगी अगर इन्हें लिखेंगे तो। देखिए ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस का x1 बनेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, phi1। ये सीधा सीधा लिख देंगे माइनस के साथ में, तो ये माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा, phi2 और ये क्या बचेगा, phi1 बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये वाली टर्म जो है यहाँ पर बच जाएगी। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये लगाया है कोस b माइनस ए का। फॉर्मूला क्या लगाया है, कोस b माइनस ए का। और देखिए ये कोस थीटा है, ये क्या है, कोस थीटा है और कोस थीटा माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के ही इक्वल होता है। यानी आप लोग इसे a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, कोस थीटा के ही इक्वल आता है। तो ये वाला डेरिवेशन यहाँ पर मैंने किया है, आप लोग फिर से इसे एक बार देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो किस प्रकार से आई है। यहाँ पर कोस b माइनस ए या कोस a माइनस बी भी अगर आप लोग लगाते हो, क्या लगाते हो, कोस a माइनस बी भी लगाते हो, तो भी ये सेम ही वैल्यू आएगी, बस एक माइनस आएगा। और कोस माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि आपका जो कोस माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कोस a माइनस बी कीजिए या b माइनस ए कीजिए, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर साइन होता तो साथ में माइनस भी आ जाता है, यानी साइन माइनस थीटा होता तो क्या आता लास्ट में, माइनस का साइन थीटा था। यानी अगर ये साइन होता तो ये टर्म जो लिखते हैं तो उसमें साथ में क्या आ जाता, माइनस आ जाता, पर किस में है, ये कोस में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं कि ये x2 माइनस x1 है, इसे क्या लिख देते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं डेल्टा। इसे क्या लिख देते हैं, डेल्टा लिख देते हैं। और इसके बाद में जो ये टर्म लिखी गई है, ये जो लिखी गई है, ये क्या है हमारे पास में phi2 माइनस का phi1 है। ये वाला ये माइनस का phi2 था और ये क्या था, प्लस का phi1 था। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में क्या बच रहा था, phi2 माइनस phi1 बच रहा था। तो इस phi2 माइनस phi1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको हम लोगों ने phi लिख दिया। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, ये जो है हमारे पास में क्या है, पथांतर है, और ये जो है ये कलांतर है। ये क्या है, पथांतर है और ये जो है वो क्या है, कलांतर है।
ठीक है। परिणामी तरंग का कलांतर कितना है φ2 - φ1 और पथांतर कितना है x2 - का x1 है। अब आप लोग जानते हो कि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक लगेगा तो I = KA² आएगा। और फर्स्ट तरंग जो है उसका आयाम E01 है, सेकंड का E02 है, तो फर्स्ट तरंग की तीव्रता I1 के E01² और दूसरे की I2 के E02 की स्क्वायर आएगी, ठीक है। फिर I = KA², ये जो A की स्क्वायर है इसके अंदर रख देते हैं तो ये समीकरण हमारे पास में बन जाएगी। फिर देखिए K को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। यहाँ जो है वो देखिए क्या किया हम लोगों ने या इस जगह यहाँ हम लोगों ने लिखा है √K इसके साथ में लिखा है E01 के, और √K जो है वो इसके साथ में भी लिखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये K ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट से बाहर है, अगर मैं इसे ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, K E01² और ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास में बन जाएगी। और ये जो है वो किसकी वैल्यू है, ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो I1 की है और बाहर √ लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √I1 और √I2 आ जाएगा। अब देखिए यदि दोनों का कलांतर क्या हो, बराबर हो, यानी दोनों की कलाएँ क्या हो, बराबर हो, φ1 और φ2 एक दूसरे के बराबर हो, तो कलांतर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी दोनों तरंगे जो है उनकी कला अगर बराबर हो तो उनका कलांतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। φ2 - φ1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो I जो है वो कितना आ जाएगा, I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 और cos K डेल जो है हमारे पास में मान आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन करेंगे और देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं जो है वो कितनी आ रही है, और उसके साथ साथ हम लोग ऊर्जा वितरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।